हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज फिर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो टॉपिक चल रहा था उसके जो जो प्रीवियस वीडियो आप देखे हैं उसके आगे का जो पोर्शन है उसको पढ़ना है। समझ में आ रही है? पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और रोज़ देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और है कि वीडियो को हमेशा शुरू से अंत तक देखिए, तभी जाके बात समझ में आएगी। और आज हम जो प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लास में हुआ है उसके आगे चलेंगे। और प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड से था। अब मैं कैलकुलस से डी वाई एंड डी एक्स का यूज़ करके बताऊंगा कि कोई फंक्शन के इंक्रीजिंग होने के क्या कंडीशन है, उसके डिक्रीजिंग होने के क्या कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? ये हमको बताना है। तो आज कैलकुलस का यूज़ करेंगे। कल हम कैलकुलस का बिना यूज़ किए ही आपको क्वेश्चन बताए थे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आज कैलकुलस का यूज करेंगे और देखेंगे कब कोई फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। ये हो गया। यदि इसके मिड में आ जाए यहाँ पर, तो इधर फंक्शन क्या हो रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस इसकी हाइट बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। कहाँ तक इंक्रीज करें? यहाँ। और इसके बाद से हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट, और यहाँ पर बना लेते हैं एक एंगल। ठीक है, और इसके पोर्शन किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और इसके बाद से ये बन गया यहाँ एंगल थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा, ध्यान से देखिए, इस पोर्शन पर जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो जो एंगल बनेगा थीटा, वो हमेशा किसके बीच में लाइज करेगा? 0 से 90 के बीच में लाइज करेगा। देखो मैक्सिमम हो सकता है कि यहाँ हो, इस पोर्शन पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर है ना कर्व, तो मैक्सिमम जो आप ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर सपोज टेंजेंट बनाते हो तो इस तरह से बनेगा, लेकिन ये भी 90 से छोटा होगा। और इधर वाले पोर्शन पर यदि कहीं भी यदि एंगल बनाते हो तो हमेशा क्या होगा? ये थीटा 90 से तो अधिक होगा, लेकिन 180 से छोटा होगा। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, कि इंक्रीजिंग पोर्शन, इंक्रीजिंग किसी कर्व, कोई फंक्शन है उसके इंक्रीजिंग पोर्शन पर यदि टेंजेंट बनाओगे तो जो एंगल ये बनता है हमेशा 0 से 90 के बीच में बनता है। और यदि डिक्रीजिंग वाले पोर्शन के किसी पॉइंट पर बनाओगे, बहुत से टेंजेंट बन जाएंगे, तो जो एंगल बन के आएगा वो हमेशा 90 से अधिक और 180 से छोटा होगा। यदि ये बात समझ में आ जाएगी तो आप तुरंत इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बाई कैलकुलस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हमने बता दिया कि यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस फंक्शन के ग्राफ के किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा क्या होगा? 0 से 90 के बीच में होगा। देखो ये यहाँ कट किया, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ कट किया, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन इधर एंटी क्लॉकवाइज, ये यहाँ पर कट किया, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, यही बोलते हैं। अब ये वाला टेंजेंट यहाँ कट किया है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ये हुआ, और पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ये होगा। तो कोई भी फंक्शन लोगे तो यदि वो इंक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग पोर्शन के, फंक्शन के इंक्रीजिंग पार्ट के किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रा करोगे उसका पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा हमेशा 0 से 90 के बीच में बनेगा। और यदि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, तो इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो इसके पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि डी वाई अपन डी एक्स, ठीक ना, ये मान लीजिए कि ये फंक्शन का जो ये फंक्शन था ये y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, ध्यान से देखिए, डी वाई अपन डी एक्स का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि ये डिनोट करता है
स्लोप ऑफ टेंजेंट को एट एनी पॉइंट, ठीक ना, किसी पॉइंट पर क्या करता है, इस स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और ये बताइए कि यदि एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है तो स्लोप एम कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। और ये बताइए कि यदि एंगल 0 से 90 के बीच में है, एंगल क्या है 0 से 90 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पर हमने ये बता दिया कि dy अपन dx भी स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, आगे टेंजेंट नॉर्मल में मुझे ये पढ़ाना है और यही मैं बता दे रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो जो आता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है, या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के वो आता है। समझ में आ रही, किसी कहोगे किस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आता है, तो उसके किसी पार्टिकुलर पॉइंट नहीं, यदि एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो किसी एनी पॉइंट पर हमने लिखा है, मतलब किसी एक पॉइंट पर। अब जैसे ही उसमें वो पॉइंट रखोगे, मतलब x की वैल्यू रख दोगे, तो ये भी पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है ना। और केवल dy/dx निकालते हैं, इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। वेरिएबल वो जो स्लोप होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हम जब तक पॉइंट नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई, तब तक वो वेरिएबल टेंजेंट को स्लोप करता है, मतलब किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। चलिए, तो ये तो यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई m जो हो गया वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि थीटा हमेशा क्या है 0 से 90 में, कब इंक्रीजिंग है। तो अभी बता रहे थे कि ये dy/dx भी स्लोप ही होता है, मतलब m ही होता है dy/dx। तो ये भी m हो गया, ये भी m हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि dy/dx इज ग्रेटर देन 0 कब, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक ना। और dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, फॉर इंक्रीजिंग। कल बताए थे भाई, स्लोप 0 कब होगा, जब पैरेलल हो जाएगा, मतलब जब इस टाइप का सीन बनेगा, जैसे यहाँ आइए तो इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट होगा तो ऐसे बनेगा, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो स्लोप 0 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अदरवाइज इंक्रीज वाले में होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो आपको कल बताए थे कि यदि इस टाइप से फंक्शन बन रहा है, ठीक ना, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या हो रही है, सेम चल रही है। फिर यहाँ तो स्ट्रिक्टली है लेकिन यहाँ नहीं है। और यदि पूरे यहाँ से यहाँ में पूछ रहा है कि फंक्शन किस टाइप से है, तो इंक्रीजिंग बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्ट बढ़ ही रहा है, कहीं पे वैल्यू बराबर नहीं हो रही है। और यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू इक्वल चल रही है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू इक्वल चल रही है। चलो, कल ये बताए थे, डिस्कस किए थे। ये तो हो गया दो कंडीशन, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कि कोई भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यदि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वो केवल इंक्रीजिंग कहलाएगा। अब इधर आ जाओ, अब ये बताओ कि m इक्वल टू तो होता है tan थीटा, और थीटा यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, डिक्रीजिंग वाले में क्या होगा, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, उस कंडीशन में tan थीटा लेस देन 0 हो जाएगा। और tan थीटा मतलब कितना हो गया, और आप अभी बता रहे थे कि dy/dx भी क्या होता है, स्लोप ही होता है। यहाँ से m tan थीटा लेस देन 0 हो गया, यहाँ से हम dy/dx मतलब dy/dx लेस देन 0 हो गया। कब, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तब। और यहीं पर dy/dx लेस देन और इक्वल टू 0 कब होगा, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली केवल इंक्रीजिंग होगा, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग। ये हो गया और ये हो गया, समझ में आ रही बात है। तो ये दो चीज़ें हो गई। क्लियर हुआ आपको। तो ये हुआ पूरा कॉन्सेप्ट, और इस पर हम क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये है कि प्रूव दैट y इक्वल टू
3x+4 is a strictly increasing function for all रियल नंबर, ठीक ना। मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए हमेशा ये स्ट्रिक्टली फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या दिया है y इक्वल टू, क्योंकि कैलकुलस का यूज़ करना है तो किसी भी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना हो या इंक्रीजिंग दिखाना हो या डिक्रीजिंग दिखाना हो, क्या करना पड़ेगा हमको, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy/dx, और ये क्या हो जाएगा 3x का 3, 4 का 0, ये आ गया। ये बताओ 3 क्या होता है, ग्रेटर देन 0, 3 तो क्या ग्रेटर देन 0, देयरफॉर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, dy/dx इज ग्रेटर देन 0। और ये क्या है, dy/dx 3 आया, 3 हमेशा 0 होगा, और क्या ये किसी पार्टिकुलर इंटरवल के लिए होगा कि किसी भी रियल नंबर के लिए होगा, किसी भी रियल नंबर के लिए होगा, कुछ भी यहाँ पर रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें x आ ही नहीं रहा है, x नहीं आ रहा है तो x पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ये थ्रू आउट्स पूरे रियल नंबर के लिए होता है। यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब ये आ गया, इसका मतलब ये होगा कि y इक्वल टू 3x+4, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं आप, ट्रेडिशनल मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरह से। अगला क्वेश्चन है prove that y equal to sin x is strictly increasing in 0 से π/2। ये दिखाना है कि sin x क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 से π/2 में। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स दिया, पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू साइन एक्स क्या होगा cos x, ये फर्स्ट। अब आप जानते हो कि सिंस cos x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और इसके लिए भाई 0 से π/2 में, ओपन इंटरवल π/2 में हमेशा cos x की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। 0 तो कब होता है, π/2 पे होता है, लेकिन इस इंटरवल में π/2 तो है नहीं, 0 भी नहीं है, π/2 में नहीं है, और इसके बीच में जहाँ भी लोगे तो cos x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव आती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आता है। 0 एक केस में आ सकता था π/2 में, लेकिन π/2 लेना ही नहीं है, तो हम देख रहे हैं cos x ग्रेटर देन 0, यदि ये 0 से बड़ा हो गया किसके लिए, इसके लिए, तो dy/dx भी बड़ा हो जाएगा, dy/dx स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर cos x बिलोंग्स टू 0 से π/2। और किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेकिन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा वो, देयरफॉर y इक्वल टू साइन x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसा है कि सबको समझ में आ रहा होगा। बोलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हो गया है बेटा, ठीक ना, अब ज़्यादा नहीं है इसमें, आप आराम से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, प्यार से पढ़िएगा। हम वीडियो को शुरू से अंत देखिए। और एक चीज़ और है, जिसको भी ऑफलाइन में क्लास लेनी है, मतलब आपको ट्यूशन लेना है या कोचिंग लेना है, तो मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप मुझसे संपर्क करके जगह और स्थान जान सकते हैं, टाइमिंग जान सकते हैं। उसमें मैं क्या करूँगा, आप लोगों को ये बता दूँगा कि मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, कब पढ़ाता हूँ, सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यदि आप लोगों को पढ़ना होगा क्या,
आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा कुछ। ये क्लास तो चलती रहेगी आपकी, ये क्या क्लास होगी, ये रेगुलर बेस पे चलती रहेगी, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगा जब तक कि हमको स्कूल से कोई आदेश नहीं मिलता इसको रोकने या चलाने का। समझ में आ रही बात? तब तक ये रेगुलर चलती रहेगी। बट यदि आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ आपको चाहिए, मतलब हमारा काम नहीं बन पाता या मेरे घर मोबाइल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो ऑफलाइन क्लासेज भी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। आप मुझसे संपर्क करके मेरी जगह जहाँ भी पढ़ाता हूँ वहाँ आ सकते हैं, टाइमिंग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट y इक्वल टू, यहाँ पर ले लेते हैं cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, प्रूफ करना है। बहुत लोग की शिकायत है कि हमारे घर इंटरनेट मोबाइल नहीं है, जो भी नहीं चलता है तो हम कैसे पढ़ें, तो वो लोग ऑफलाइन में मेरे यहाँ मिल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सूचना आपके लिए रही। और ये हो गया 0 से। अब दिया है y इक्वल टू cos x, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो लिख लिया डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy अपन dx इक्वल टू माइनस साइन x। ये हो गया फर्स्ट। ये बताइए साइन एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और x बिलोंग्स टू 0 से π/2। बट माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2। और माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, dy/dx, मतलब dy/dx। और ये यदि फाइव डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का फाइव डेरिवेटिव लेस देन 0 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आज केवल यहीं तक, ठीक है ना। जो लोग भी ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर हमसे संपर्क करें। पूरा अच्छे से थियरी पढ़िएगा, और ये 4-5 क्वेश्चन हैं और इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन कराया जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में केवल क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मतलब जो भी होगा क्वेश्चन यदि बताने लायक होगा तो उसको लेकर आऊँगा, अदरवाइज क्या होगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है। और एक चीज़ और है, फिर से मैं कह देना चाहता हूँ, जो लोग भी इंटरनेट की समस्या, मोबाइल की समस्या है, या जो भी चीज़ें की इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, वो उनके लिए मैं ऑफलाइन क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। आप मुझसे संपर्क करके मेरे जगह और स्थान पर और टाइमिंग के साथ आ सकते हैं। मैं उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू।